जो अलग अलग बन जाते हैं ना। आप लोग श्रोता बन गए, हम जो है बहुत बड़े महान बन गए दिखाने के लिए, ये बड़ा अच्छा लगता नहीं है और इसको तोड़ना भी है। और लेकिन चूंकि परंपरा है, परंपराओं को तोड़ना भी एक नई परंपरा का आगाज करेंगे। कबीलाई पार्टी के बारे में बहुत विस्तार से हमारे साथी दिनेश जी ने बताया और मोटा मोटी सबको समझ में आ गया। कबीलाओं के बारे में नॉर्मली जो फिल्मों में हम सुनते रहे हैं, जिंगा लाला और ये टाइप का कुछ जो फिल्मीकरण किया गया उसका, वो वो है नहीं। बहुत गंदे तरीके से हमारे, जहाँ से हमारा रूट है, जहाँ से हमारी जड़ है, जहाँ से हम सब आए हैं, उसी रूट को, उसी जड़ को मट्ठा डाला गया, उस पर लगातार प्रहार किया गया। और प्रहार करने का कारण यही है कि जो जो पांच मूल बिंदु हैं, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, विज्ञान। विज्ञान का मतलब तर्क से की बात है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी तो जब पहला पहिया बना था, या पहली बार जब आग आग जला के उस पर कुछ खाना पकाया था, तो वहीं से टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी। आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग लगातार एक सबके हाथ में पूरी दुनिया की खबर रखने वाली यंत्र आ गया है, जिसको मोबाइल हम लोग बोलते हैं, फोन बोलते हैं। ये सब यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है। विज्ञान का मतलब होता है तार्किक ढंग से सोचना, और यदि नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। अब आते हैं कबीलाई पार्टी के मूल प्रस्थापना पे। हुआ क्या? अभी तक के जितनी संघर्ष हुए, जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने लोग कुर्बानियाँ दिए, तमाम तरह का विभाजन हुआ, क्या क्या सब हुआ भारत जैसे देश में, तो शोषण तो है ही, उत्पीड़न भी साथ में इसके साथ। और उत्पीड़न का मतलब यहाँ सबक सिखाने का होता है। यदि कोई समानता की बात करे, भाईचारे की बात करे, मानवता की बात करे, तो उसको सबक सिखाया जाता है। और ये सबक सिखाया जाता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि कल को देख लो, यदि तुम लोग भी ज़्यादा मुंह खोलोगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। माने वो सजा दंड का जो प्रावधान है, वो भारतीय समाज में बड़ा उसको महत्वपूर्ण उसका स्थान दे दिया गया। कुल मिला के अभी जो पूरा का पूरा जो सत्ता का जो केंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब है कि हमारे हाथ से जो साधन थे, जीवन के जो साधन थे, उसको कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर दिया गया और नियंत्रित कर दिया गया। अब उसमें क्या होता है कि जो लड़ाई होती है, उसी सत्ता में बंटवारे की लड़ाई होती है कि केंद्रीकरण पे कोई विचार नहीं है कि केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता जो है सबसे निचले पायदान पे, जो सबसे छोटा इकाई है, वहां तक पहुंचे। उसकी जगह वो केंद्रीकरण पे उसका जोर दिया गया। पहला, यदि व्यक्ति कहता है कि हम जो है बराबरी ले आएंगे, समानता ले आएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे, वो बनाएंगे, फिर जैसे ही वो सत्ता में जाता है तो केंद्रीकरण तो बना हुआ है, वैसे का वैसे ही है। हमारा एक एक पैसे का टैक्स, हमारा एक एक, जो हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं या जिंदा रहते हैं या मरते हैं, तब तक हम टैक्स भर रहे होते हैं। और वो टैक्स का पैसा हमारे खिलाफ ही खड़ा किया जाता है। वही टैक्स का पैसा जो है हमारे, जो जिसको हम देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना कर तंत्र खड़ा किया जाता है, जिसको पुलिस तंत्र या तमाम फोर्सेज बोलते हैं, वही फोर्सेज आपके जो मूल, जो आज़ादी की बात है, उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहला जो इस पूरे निजाम की, या इस पूरे की पूरी व्यवस्था की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो ये है कि सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम ठीक कर देंगे। तो सत्ता की कुंजी आते ही जो सत्ताधारी वर्ग है, वो उसके साथ खड़ा हो जाता है।
और जिसके लिए आप कहते हैं कुंजी बना लेंगे या उससे हम व्यवस्था बदल देंगे, वो व्यवस्था नहीं बदलती है, वो सत्ता का हस्तांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है कि हमारे ही साथी जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे भाव से काम कर रहे हों और उनके हाथ में सत्ता चली जाए, क्या वो जो वादा करके सत्ता में गए हैं वो क्या पूरा कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। कारण यही है कि सत्ता के पीछे एक पूरा का पूरा जो शोषणकारी तत्व होते हैं, शोषणकारी या नियंत्रक वर्ग होता है, उस पर कंट्रोल करने वाला वर्ग होता है, वो हमेशा वो बना रहता है और बना रहेगा तो उसका चरित्र फिर वही का वही हो जाएगा। वो उसके फोर्सेज वही काम करेंगे जो पहले की सत्ता कर रही थी। उसके जो बल हैं वो ऐसे ही आपको कुचलेंगे। आपके यदि आपको कहीं सरकार या सत्ता के खिलाफ या उसके किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ आपको बात करने जाना हो तो बीच में इतनी अड़चने आ जाती हैं, इतने पुलिस यहाँ परमिशन लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, लोक के नाम पे बनाया हुआ तंत्र कहा जाता है। लेकिन लोक जो है जैसे ही चुनाव होता है वैसे ही लोक गायब हो जाता है। वो चुनाव भी ये मत समझिए कि वो बहुत महान काम करने के लिए किए हुए हैं। मार्क ट्वेन थे, उन्होंने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही कि लोकतंत्र या चुनाव से बहुत कुछ अच्छा हो जाता जनता का, तो ये कभी वो चुनाव भी नहीं कराते। ये जो वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो कभी चुनाव नहीं कराता, सत्ता उन्हीं के हाथ में है। तो हमारा जो कबीलाई कंसेप्ट है, कबीला का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि कोई भी समूह, यदि समूह है तो उसका हर चीज का निर्धारण करने की क्षमता, ताकत उसके पास होती है। कैसे भोजन होगा, किसकी सुरक्षा होगी, कैसी पढ़ाई होगी, कौन कोई एक कमेटी ऐसी होगी जो देखेगी कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, उसके पास कोई हमारा साथी भूखा तो नहीं है। ये उसकी अपनी कमेटी या उसके अपने कबीला के बीच में ये परंपरा होती है। एक ये नहीं है कि एक कबीला जो है अरबपति हो जाए तो दूसरा कबीला जो है भीख मांगे, ऐसा नहीं होता। वो होगा तो ये भीख मांगेंगे तो सभी मांगेंगे, यदि पैसे वाले होंगे तो सभी पैसे वाले होंगे। ये नहीं कि कोई जो है वहाँ एक विभाजन का कोई मामला नहीं होता। दो चीजें हैं, विभाजन करना, और अब यहीं से सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि जो हम जहाँ से हमारी मूल जो हमारा रूट है, हमारी जो जड़ है, वो जहाँ से यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है उसमें बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, लड़ाइयाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हासिल भी किया, बहुत कुछ जो है लगातार, जो दिनेश जी कह रहे थे कि हमारे शोषण को, हमारी गुलामी को एक उसका आध्यात्मिककरण कर दिया गया, उसको एक ये बता दिया गया कि ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। यदि ये सब नहीं होता, ये आप तकलीफ नहीं झेलेंगे तो आप जो है तपेंगे नहीं और कुंदन नहीं बनेंगे, दुनिया भर की चीजें वो बताया जाता है। सहज जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया। कबीलाओं में, किसी भी कबीला समाज में जीवन होता है, सब मिल के करते हैं, सब मिल के खाते हैं, मिल के बैठते हैं। तकलीफ भी होती है, ऐसा नहीं है, किसी को जानवर भी मार देता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई और बीमारी से मर जाता है या कोई बाढ़ से मर जाता है, लेकिन ये कुल मिला के सब एक साथ रहते हैं। तो सत्ता जो है वो एक कबीला के पास होती है, वो ना कि कोई एक प्रधानमंत्री या कुछ 2 4 10 का एक गुट है वो हमको नियंत्रित करे कि आपके पास हमारा ही पैसा कितना जाएगा, जो लूट के टैक्स के नाम पे लूटा गया है, हमें पता नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, इस समय भी हम टैक्स दे रहे होते हैं, बिजली का, खाने का, इसका उसका, जीएसटी, फलाना ठिकाना। हम लोग जितना सफ़र करके आए हैं उसमें
हर काम में जीएसटी लगा हुआ है, हम सांस ले रहे हैं तो जीएसटी लगा है। तो इतनी तरह से लूट का एक पूरा जो साधन बना हुआ है, और सब चला जा रहा है कहाँ? सत्ता के केंद्र पे। अब उनको तो मलाई मिल गई। अब वो मलाई मिल गई तो फिर बीच बीच में जब थोड़ा सा तकलीफ होती है, जनता बिलबिलाने लगती है, तो धर्मेंद्र प्रधान की जगह जोशी को ले आ दिया जाता है। वो उससे भी खतरनाक है। वैसे ही थोड़ा सा राशन बांट दिया गया, 100 रुपया हमसे लिया जाता है और हमारे ही पैसे को ये बता के कि हम तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं, 100 रुपये में से 5 रुपया हमारे ऊपर खर्च किया कर दिया जाता है। 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ का हाईवे बन रहा है, उसमें कितनी भयंकर किस्म का लूट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो कबीला कंसेप्ट है, उसमें केवल और केवल ये है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे और सोवरिन होंगे, संप्रभु। हमारा पैसा है, हम फिर ये होगा कि टैक्स का क्या करेंगे? टैक्स तो ले रहे हैं, हमारे चाहने ना चाहने से भी ले रहे हैं, तो उसको भी सबसे पहला उस पे जो भी टैक्स होगा, सबसे पहला हक उस कबीले का होगा जहाँ से जा रहा है। यदि एक कबीले से या एक कम्युनिटी से, एक समाज से 5 लाख रुपया जा रहा है, तो 5 लाख में से 4.5 लाख रुपये का हक जो है उस समाज का होगा। बाकी कुछ काम ऐसे होते हैं, सेंट्रल काम होते हैं, उसके लिए आप 50 रुपया आप ले जाइए, 500 रुपया आप ले जाइए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 500 हमको दिया जाता है, 4,09,500 रुपये जो है वो अपने डकार जाते हैं, और उसके नाम पे हम सभी को नियंत्रित किया जाता है। हमारे ही जो आज़ादी है, जो हमारा एक सही मायने में जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, उसी पे ग्रहण लगा दिया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि भाई ये व्यवस्था खराब है, इसकी जगह नई व्यवस्था ले आएंगे, तो कुछ नेता आएंगे, कहेंगे कि हम सारा ठीक कर देंगे। हम कौन होते हैं भाई? हम कौन होते हैं? या हम कोई महान चीज नहीं है? जो कुछ भी हैं इसी का दिया हुआ, इसी समाज के दिया हुआ है, उसी के बल पे हम आज यहाँ खड़े हैं। कोई हमारी महानता नहीं है। हमारी महानता यही है कि हमारा समाज हमको जिंदा रखे हुए है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। समाज महान होता है, ना कि कोई व्यक्ति। व्यक्ति ये हो सकता है कि कोई नया रास्ता सोचते सोचते कोई दिखा दे, समझ जाए, लेकिन इसमें न दिनेश सिंह की महानता है, न हिम्मत सिंह की महानता है, न जो भी हमारे साथी जो भी बैठे हुए हैं उन सबकी महानता है। क्योंकि कबीलाई समाज में सम्मान सबको है, महानता की बात वहां नहीं है। शिकार करेंगे तो सभी करेंगे, हो सकता है कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई लकड़ी ज्यादा काटेगा, कोई कम काटेगा, कोई प्रेग्नेंट जो औरत है वो उसको ज्यादा खाने की जरूरत है, ज्यादा उसको आराम करने की जरूरत है, तो उसको मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तीसरा कि अभी जो हम लोग आज बैठे हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी जो हम लोगों की चुनौती है, वो है कि आधी आबादी जो हमारे समाज की है, उसको भी कैसे, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में यदि किसी को गुलाम बनाया गया तो पालतू जानवरों को, और दूसरा औरतों को नथ पहनाया गया और नाथ बन गया पुरुष। तो ये जो पूरा जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है, आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसमें अलग अलग ढंग से तड़का लगा लगा के भारत में तो वो उसका ऐसा लग गया है कि हम लोग, अभी हमारे साथी एक दिन बोल रहे थे, जंगल राज की बात कर रहे थे, तो जंगल राज में कहीं सामूहिक बलात्कार नहीं होते हैं, जंगल राज में सामूहिक हत्या नहीं होती है, जंगल राज में कोई भ्रूण हत्या नहीं होती है, जंगल राज में किसी बच्चे को कहीं खटवाया नहीं जाता है कि जा बेटा हमारे लिए काम कर, बाल श्रम नहीं कराया जाता है। वो एक जीवन जीते हैं
और सब लोग मिलके जीते हैं, इसी तरह की एक कल्पना, ये हमारी कल्पना नहीं है, बहुत पहले जिसको आदिम साम्यवाद की बात कही जाती है, जहाँ विभिन्नता होगी, विभिन्नता और विभाजन दो अलग अलग चीजें। हर तरह के फूल होंगे, लाल भी होंगे, काले भी होंगे, पीले भी होंगे, नीले भी होंगे, लेकिन इस वजह से कोई ऊपर हो जाए कि हम लाल हैं तो हम ज्यादा महान हैं और जो पीला है वो कम महान है, ये नहीं होगा। विविधता का सम्मान सबसे पहला जरूरी काम है। अदरवाइज क्या होगा कि फिर यहीं से जो जो दुश्मनों के विचार हैं हमारे भीतर, वो फिर से हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे, और हम जिस सामाजिक परिवेश में जहाँ से हम भी हजार बुराइयां लेके उसी समाज के बुराइयों के साथ हम भी यहाँ, ये जरूर है कि हम समझ रहे हैं कि बुराइयां हैं, उसको ठीक करना है, और कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। गुलामी के चैन पे या गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात जगह किसका चैन, किसका जंजीर जो है सोने का है, किसका डायमंड का है, किसका सिल्वर का है, इस पे बात होने लगती है, उसके श्रृंगार पे बात होती है। ये सब भी तोड़ना, ये जो हम बहुत स्वतः रूप से खुद ही स्वीकार किए हुए हैं। तो कुल मिला के ये है कि इन सब चीज़ों से खुद भी मुक्त होना है, खुद भी स्वतंत्र होना है। एक स्वतंत्र व्यक्ति ही किसी को स्वतंत्र कर सकता है, अदरवाइज दूसरा कि एक भी व्यक्ति गुलाम है हमारे समाज का तो पूरा समाज गुलाम है, ये 100% मान लीजिए। तो यहाँ से हम काम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अदर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर से जब बहुत पानी सर के ऊपर हो जाए, बहुत परेशानी आ जाए, तो कई बार हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा ठहर जा, थोड़ी बैठो, पानी पियो, फिर बात करेंगे, तब कोई रास्ता निकलेगा। तो फिर से हम उसी उसमें बैठें, समझें। हमने सोचा है, ये कंसेप्ट है, एक तरह का मार्ग है जिससे हमको लगता है कि मुक्त होने का मार्ग है। इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, हम सब हजार तरह के कहिए कि पूर्वाग्रह के साथ इसमें लेके आते हैं, समझ में नहीं आता है कि पूर्वाग्रह है कि नहीं है, लेकिन वो आता है। तो यहाँ से कैसे तोड़ा जाए और खुद को स्वतंत्र करें, फिर अपने समाज को स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्र के साथ साथ उसको संप्रभु बनाया जाए। संप्रभु बनाने के लिए जो हमारे जो संसाधनों की लूट है उसको कैसे रोका जाए। संसाधन में सबसे ज़्यादा यदि कोई देश को चला रहा है, कोई देश को बढ़ा रहा है, या देश को अभी तक बचाए हुए है या समाज को बचाए हुए है, तो हमारा टैक्स का पैसा है। हमारा 100 रुपये में से हमें 5 रुपये भी मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। 95 रुपये जो है अय्यासी पे खर्च हो रही है, और कैसे हो रहा है वो सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ऐसा समय है कि शायद हम पहले ये सोच नहीं पाते कि बहुत महान संविधान है, बहुत महान ये है, बहुत महान नेता थे, बहुत महान वो है, लेकिन अब ये इस जो कुछ महानता थी उसका भी चिंदी चिंदी हो गया, वो दिखाई दे गया कि इस महानता का कौन कहाँ जाके खड़ा हो जाता है। तो यहीं से सोचने की ज़रूरत है। और कुल मिला के मुझे लगता है कि दो नारे हैं, बड़ा मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं। एक गुरु रविदास जी का नारा है, जो बोले सो निर्भय और जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। प्रस्तुत करता हूँ। तो जैसा मुझे निर्देशित किया गया है, कबीलाई पार्टी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र में पढ़ करके सुनाता हूँ। इसका जो संकल्प पत्र है वो है समानता, मानवता, विज्ञान, एक नए युग का सूत्रपात। हमारा मूल दर्शन। आज हमारा समाज श्रेणीबद्ध जाति व्यवस्था, गहरे भेदभाव और बहुआयामी असमानताओं की
बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कबीलाई पार्टी इस दमनकारी व्यवस्था को पूर्णतः अस्वीकार करती है तथा समाज में व्याप्त गैर बराबरी, अंधविश्वास और पाखंड का अंत कर समानता, मानवता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कबीलाई समाज की स्थापना के लिए संकल्पबद्ध है। हमारे लिए कबीला कोई रूढ़िवादी या पुराना शब्द नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील, समतावादी, मानवतावादी और न्यायपूर्ण जीवन दर्शन का प्रतीक है। हमारा मानना है कि जो स्वयं को दूसरों से ऊंचा यानी श्रेष्ठ मानते हैं, वे कबीलाई नहीं हो सकते, क्योंकि वे अहंकार, विभाजन और शोषण को बढ़ावा देते हैं। जो स्वयं को नीच या हीन मानते हैं, वे भी कबीलाई नहीं हो सकते, क्योंकि वे सामाजिक गुलामी और हीनता को स्वीकार करते हैं। वास्तविक कबीलाई वही है जो समानता, मानवता और विज्ञान में विश्वास रखता है, इन मूल्यों के साथ जीवन जीता है तथा इनके संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है। कबीलाई पार्टी गैर बराबरी और गुलामी पर आधारित वर्ण व्यवस्था तथा जाति भेद को समाप्त करने, हर प्रकार के शोषण का समूल उन्मूलन करने और समाज के प्रत्येक स्तर पर समानता, मानवता तथा विज्ञान की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी की सदस्यता नीति। हमारी पार्टी की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए खुली है जो बिना किसी शर्त के समानता, मानवता और वैज्ञानिक सोच के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। पूर्ण प्रतिबंध। नंबर 1, वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सदस्यता प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि पार्टी के अनुसार उनकी सामाजिक पहचान गैर बराबरी और गुलामी के दर्शन से जुड़ी हुई है। नंबर 2, जो व्यक्ति स्वयं को हीन या नीच मानते हैं, वे तब तक सदस्य नहीं बन सकते जब तक कि हीनता की मानसिकता का त्याग कर आत्मसम्मान और समानता को स्वीकार नहीं करते। हम आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हमारे मुख्य उद्देश्य एवं नीतियां। नंबर 1, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक समानता। समाज से गैर बराबरी समाप्त कर समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। सभी नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली समाज शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। संसाधनों के असमान केंद्रीयकरण को रोककर आर्थिक अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि राजनीतिक सत्ता पर किसी विशेष वर्ग का एकाधिकार न हो। नंबर 2, अन्याय, अत्याचार और शोषण के मूल कारणों का उन्मूलन। अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न और शोषण का केवल उपचार नहीं, बल्कि उनके मूल कारणों का स्थायी समाधान किया जाएगा। नंबर 3, शोषितों का उत्थान। जिन लोगों को सदियों तक हीन समझने के लिए विवश किया गया, उनमें आत्मसम्मान, चेतना और नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाएगा। नंबर 4, अपराध एवं भयमुक्त समाज। प्रत्येक नागरिक की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया जाएगा। नंबर 5, न्याय व्यवस्था में सुधार। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी IJS का गठन किया जाएगा। न्यायिक सुधार जूरी प्रणाली लागू की जाएगी तथा मामलों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। नंबर 6, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। सभी नागरिकों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक स्तर से ही वैज्ञानिक सोच, तार्किकता, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति तथा आधुनिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी जाएगी। नंबर 7, स्वास्थ्य व्यवस्था। सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं
तथा आवश्यक दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 8, रोजगार और हिस्सेदारी। हर नागरिक को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। नौकरियों में साक्षात्कार पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। राज्य के अंदर उसी राज्य के लोग नौकरी करेंगे, बाहर ही नहीं। सभी नागरिकों को समान वेतन दिया जाएगा। श्रमिकों को केवल 6 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सप्ताह में 2 दिन का अवकाश रहेगा। सरकारी प्राइवेट नौकरियों में राजनीतिक आरक्षण सभी जाति वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 9, हथियार रखने की पूर्ण आजादी। हर व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा करने के लिए हथियार रखने की पूर्ण आजादी होगी। नंबर 10, विभाजनकारी रूढ़ियों का अंत। ऐसे सभी कानूनों, परंपराओं और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया जाएगा जो मनुष्यों के बीच कृत्रिम विभाजन और भेदभाव पैदा करते हैं। नंबर 11, समानता और मानवता। समानता और मानवता को शासन और नीति निर्माण का सर्वोच्च आधार बनाया जाएगा। नंबर 12, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक सोच, तार्किकता और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 13, अंधविश्वास का उन्मूलन। शिक्षा, शासन और सार्वजनिक नीति से अंधविश्वास तथा वैज्ञानिक धारणाओं को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। नंबर 14, तकनीक और नवाचार। देश के विकास का आधार आधुनिक विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार होंगे। नंबर 15, ग्रामीण औद्योगिकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग, कारखाने, रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएंगे। नंबर 16, महंगाई पर नियंत्रण। महंगाई को नियंत्रित करने और आम नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जाएंगी। नंबर 17, किसान कल्याण। किसानों को लाभकारी मूल्य, सिंचाई, भंडारण, खाद, बीज, बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नंबर 18, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जंगल, जल, जमीन और पर्यावरण का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। 19, नशा मुक्त भारत। हम हमारे देश को पूर्णतः नशा मुक्त बनाएंगे। नंबर 20, समृद्ध और खुशहाल नागरिक। हम हमारे देश के हर नागरिक को आधुनिक संसाधनों से सुविधा संपन्न और खुशहाल बनाएंगे। यह घोषणा पत्र ऐसे सशक्त कबीलाई समाज के निर्माण का संकल्प है जहां किसी व्यक्ति की पहचान उनके जन्म, जाति, आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि उसकी मानवता, तार्किक सोच और आत्मसम्मान से होगी। हमारा विश्वास है कि समानता, मानवता, विज्ञान पर आधारित कबीलाई समाज ही एक शक्तिशाली, समृद्ध और विश्व अग्रणी भारत का निर्माण कर सकता है। जोहार संस्थान। हमारा संकल्प है पूर्णता, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, मानवता, विज्ञान, समान सम्मान, समान अधिकार, सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक उत्तरदायित्व। कुछ नारे हैं। जाति पाति का अंत करेंगे, कबीलाई समाज का सृजन करेंगे। वर्ण व्यवस्था को ढहाना है, मानवता का युग लाना है। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, समानता है हमारे बीच। जोहार जोहार कबीलाई सरकार। धन्यवाद। ये वैश्य को छोड़कर बाकी पूरा समाज इसमें आ सकता है, तो उस समाज को क्यों काटा गया है? इससे नहीं, शूद्र भी शामिल। इससे ये इंगित हो रहा है कि आप इस देश के बड़े समाज को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जो कि वंचित रहा है। नहीं, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका कहना है कि चुनाव अभी आने वाला है, उत्तर प्रदेश का, पंजाब में भी इलेक्शन होगा। इस बात को मैं बहुत बड़े लेवल पे कहता रहा हूं। इस देश में 2 फ्रॉड चल रहे हैं। नौकरियों में सिलेक्शन फ्रॉड,
इंटरव्यू के द्वारा, पेपर लीक के द्वारा चुनाव में इलेक्शन फ्रॉड ईवीएम के द्वारा हमारे मताधिकार को लूटा जाता है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको पता है कि ईवीएम से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन एक भी पार्टी इस ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव का कतई विरोध नहीं करती, किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करती। जो लोग ईवीएम के लिए बहुत बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, जहां वो अभियान चलाते हैं वहीं चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। तो बड़े भाई, हम आज आपको इस मंच के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताते हैं कि हम ईवीएम से होने वाले हर चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। तो ये कहना कि हम चुनाव के समय पर इसको घोषित कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हम ईवीएम से होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने के लिए अपनी पार्टी की घोषणा कर रहे हैं। दूसरा सवाल, आपका कहना है कि आपने पार्टी की सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया है। शायद आपने उसको बेहतरीन तरीके से नहीं देखा। हमने उसमें स्पष्ट लिखा है कि वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की सदस्यता प्रतिबंधित रहेगी। शायद आप लेट आए, यही तो मेरा सवाल है कि मैं कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था रखने वालों की संख्या ज्यादा है। मेरी बात जो सरकार में भी बैठे हैं। मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपके ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। हमने शुरू में ही स्पष्ट किया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो गुलामी का अध्यात्मीकरण है। गुलामी जैसे अमेरिका में थी, अमेरिका में काले लोगों को हथकड़ियों, बेड़ियों, जंजीरों से जकड़ के रखा गया, वहां शारीरिक गुलामी थी। लेकिन भारत में शातिर लोगों ने उस गुलामी का आध्यात्मिकरण किया और अध्यात्म से परमात्मा से जोड़ दिया। जोड़ करके एक बहुसंख्यक समाज को आज तक गुलाम बनाए रखा है। और गुलाम हालांकि इन लोगों ने नहीं बनाया तो हो सकता है इनके फोर फादर्स रहे होंगे, पूर्वज, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो वर्ण व्यवस्था के हक में खड़े हैं वे उस गुलामी को कायम रखना चाहते हैं। तो जो लोग गैर बराबरी के सिद्धांत पर अडिग हैं, गैर बराबरी की व्यवस्था को बचाने की वकालत करते हैं, और हमारा सीधा गैर बराबरी का विरोध है कि हम देश में समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। जो लोग वर्ण व्यवस्था को, यानी जो गैर बराबरी का विचार है, उसको छोड़कर हमारे साथ आना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर वो उस ओर खड़े होंगे तो हम मानवता, समानता और विज्ञान की रक्षा के लिए उस गैर बराबरी की व्यवस्था का पूर्ण विरोध करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। जी, और कोई सवाल? हाँ जी, जो आपने बोला था मैं उससे संबंधित सवाल पूछ सकता हूँ क्या? अभी बोला। हाँ जी, तो आपने बोला जो बाबा साहब ने केवल कास्ट पे लिखा, कास्ट पे बोला, तो आप मुझे ये बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को लागू किया था या फिर वो पहले से था? और मुझे कास्ट सिस्टम का जो कास्ट है उसका मतलब बता दीजिए। देखिए, बात ये होती है, जो जाति व्यवस्था है ये लोकतंत्र में क्यों है? आप लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहता हूं। मैं सत्य बात रखता हूं अपनी कि संविधान बनाने का जो श्रेय है वो पूर्णतः सर बी.एन. राव को जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना संविधान बना के संविधान सभा को दिया था, उसका नाम स्टेट एंड माइनॉरिटी है, जिसको हमारे भाई पढ़ते नहीं है, तो शायद आपने भी नहीं पढ़ा है। जो जाति व्यवस्था है, हमको अंग्रेजों ने, साइमन कमीशन, उसके बाद तमाम कमीशन, चर्चा हुई और गोलमेज सम्मेलन भी हुआ,
अंग्रेजों ने हमको कम्युनिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया कि हम सेपरेट कम्युनिटी हैं। हमको अनटचेबल कहा अंग्रेजों ने, अछूत कहा। हम कम्युनिटी को कास्ट में कन्वर्ट करने का काम पूना पैक्ट के द्वारा हुआ, और पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के बीच में हुआ। तो पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर ने, कांग्रेस ने मिलकर किया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कास्ट को बचाया है, कास्ट को डेमोक्रेसी में संविधान के माध्यम से देश में लागू करवाया है। और जो लोग कम्युनिटी थे, एक स्वतंत्र समुदाय थे, जिनकी अपनी धार्मिक पहचान अलग थी, जिनकी रीति रिवाज परंपराएं अलग थी, उनको इस कास्ट सिस्टम में जकड़ा है। और कोई सवाल हो तो बता। सर, आपने कहा कि एक बी.एन. राव ने बनाया, तो बी.एन. राव को प्रोटेस्ट में पूरे बाबा साहब प्रोटेस्ट में पूरा गया था। और दरअसल ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है, इसको डार्क साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और इस लेवल पे शायद आपने कभी अध्ययन भी नहीं किया होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। जैसे मंदिर है, मंदिर में हर कोई चाहता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, चढ़ावा चढ़ाएं, ताकि उनके पास जो पैसा है वो ज्यादा आ सके। लेकिन फिर भी वो लोग मंदिरों पर तख्तियां लटका देते हैं, शूद्रों का प्रवेश वर्जित, धक्के मार के निकाल देते हैं, पिटाई करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रोक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो रोकेंगे तो आप घुसने की जिद करेंगे, उनका काम पूरा हो जाएगा। अगर वो लोग ये कहें कि सभी लोग आओ, सबके दरवाजे मंदिर के लिए खुले हुए हैं, तो शायद आप लोग नहीं जाएंगे। वो रिवर्स साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी का यूज करते हैं, उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। आप कब मानेंगे डॉक्टर अंबेडकर जी? अगर वो ये कहने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, सब लोग कहें, विरोध कतई नहीं करें, तो आप इस पर सोचना शुरू कर देंगे, यार ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर का कैसा है? जब से देश में संविधान लागू हुआ तब से यही ब्राह्मण बड़ियों और पूंजीवादियों का गठजोड़ राज कर रहा है। और जिन वंचितों के लीडर थे डॉक्टर अंबेडकर जी, वो लोग आज भी दोयम दर्जे का जीवन जी रहा है। उसके साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं अनवरत बढ़ती जा रही है। तो मेरा मानना है कि आप डार्क साइकोलॉजी में ट्रैप होते हैं, और हकीकत बात यह है कि इस पर आप लोगों को अनुसंधान करना चाहिए। आपकी पार्टी आती है, सत्ता में आती है, और जैसा कि आपने कहा कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, आपकी पार्टी आती है, तो प्रमुख सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमने अपने बैनर पर लिख रखी है, पूर्ण संप्रभुता, स्वतंत्रता, मानवता, समानता और विज्ञान। इसकी हम पूर्ण स्थापना करेंगे। हाँ एक बार बोलने के बाद जी, मैं थोड़ा सा इस पे सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आप पहले आप बोलिए, आपने यहाँ पे नारा दिया है, जाति पाति का अंत करेंगे, क्रियाई समाज का सर्जन करेंगे, और आपने ये भी लिखा है कि जो इन जाति पाति में वर्ण व्यवस्था में मानता है उसको सदस्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन आप 8 नंबर पे जो रोजगार और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, वहां पे आप इसके उल्ट जाकर सरकारी प्राइवेट नौकरियों में राजनीतिक आरक्षण सभी जाति वर्ग के लिए आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जाति पाति खत्म की जाएगी, और दूसरी तरफ जाति पाति आपको क्लियर बढ़ेगी। जहाँ आप क्लियर कर देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। दरअसल हम कबीलाई फिलॉसफी पूरे देश को बताने जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ लिख देते कि हर कबीले को, तो लोगों को समझने में असुविधा होती। इस पर काफी चिंतन मंथन किया गया, और ये तय किया गया कि अभी लोगों को समझने के लिए इस चीज को लिख दिया जाए। तो इसके लिए लिखा गया है। हम जाति या वर्ग, वर्ण, इसके कतई फेवर में नहीं है। हम हर प्रकार की जो गैर बराबरी है उसको खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और उसको खत्म करेंगे, और इसी के हक में हम खड़े हुए हैं। सर, एक चीज और, आप कह रहे थे कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं, तो जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री, तो उनको चैलेंज कर रहे हैं कि वो बाबा साहब संविधान नहीं लिखे थे, तो साई कर रहे हैं बाबा साहब संविधान लिखे हैं। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आदरणीय पत्रकार महोदय, क्या आप भी मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है? हम मानते हैं लिखे हैं। आप किस आधार पे मानते हैं?
हर जगह और नो नो नो, क्या आपने अध्ययन किया है? संविधान सभा की डिबेट पढ़ी है? क्या डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ा है? बताएं। मैं संविधान देखा हूँ, संविधान पढ़ा हूँ। क्या पढ़ा है संविधान में आपने? जो संविधान जो भी बाबा साहब ने नो, जो भी क्या, आपको एक एक आर्टिकल से पूछ लेते जो हैं। अधिकार दिया, कौन सा अधिकार दिया उन्होंने? फंडामेंटल राइट, कौन सा राइट है बताइए जो उन्होंने दिया? फंडामेंटल राइट कौन सा? जो जिसको आप फंडामेंटल राइट कह रहे हैं, इसको समझ लीजिए। वैसे आप एक हमारे सवाल पर स्थिर नहीं रहे, आपने बहुत जल्दी जल्दी गुलाटी खाई है। प्लीज प्लीज सुन लीजिए। जिसको आप फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत, यानी जो जीवन का आधार है। और जो जीवन का आधार होते हैं वो अधिकार हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूल अधिकारों में नहीं है। ये मूल अधिकार हमारे नहीं है, ये सरकार के हैं, सरकार के। इसको ढंग से पढ़िए और पूरी संविधान सभा की डिबेट को पढ़िए। और मुझे बड़ा तरस आता है हमारे पत्रकार बंधुओं पर, भाई आप मास कम्युनिकेशन में मास्टर हो, कितनी भी डिग्री ले ली हो, लेकिन किसी भी विषय की बहुत अच्छी जानकारी रखो और पूर्ण अध्ययन करो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारत का संविधान लागू होगा, उस दिन हम राजनीतिक तौर पर तो समान होंगे, एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को शीघ्र नहीं मिटाया गया तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार होंगे, आने वाले समय में लोकतंत्र की इस रचना का जो संविधान सभा ने बनाई है उसका विध्वंस कर देंगे। ये उनकी 25 नवंबर 1949 की संविधान सभा की स्पीच है, इसको पढ़िएगा। और दूसरा मैं आपको बता देता हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 में आगरा में ऐतिहासिक भाषण दिया और उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें एकजुट होकर निरंतर संघर्ष करना होगा और तुम्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए, यहां तक कि अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान बनाते तो वो यह क्यों कहते? वो तो ये कहते हैं कि भाई मैंने सारी प्रकार की समानता इसमें कर दी है, व्यवस्था कर दी है, सारे प्रकार की व्यवस्था इसमें है, तो वो गैर बराबरी को मिटाने की बात नहीं कहते। और दूसरी बात, भाई हमको तो ये पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया और हमने वो लकड़ी पकड़ ली उल्लू वाली कि संविधान हमारे बाबा साहब का है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मिनट पूरी बात कंप्लीट होने दो प्लीज। ये तरीका नहीं है ना, ये पत्रकारिता का गुण है। अगर आज हम देखें तो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं वो सत्ता से बेदखल हैं, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक गैर बराबरी का जीवन जी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और सरकार का डाटा है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन पानी देते हैं हर महीने। यानी सोचो, जो वर्ग वंचित है उसको सरकार अनाज दे रही है खाने के लिए, क्या दयनीय स्थिति होगी उनकी। उनकी शिक्षा का स्तर देखो और एनसीआरबी का डाटा उठा के देखो कि उनके ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। और पता है, इस जुल्म को, इस गैर बराबरी को, इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए एक लेबलिंग की जा रही है, लेबल लगाया जा रहा है, बोले संविधान हमारे बाबा साहब का है। और हम इसमें हिप्नोटाइज हो गए हैं, झूम रहे हैं। अरे भाई इस बात की जांच कर लो, ये बाबा साहब का संविधान है तो देश के संसाधनों पर कब्जा किसका है? देश की राजनीति पर कब्जा किसका है? न्यायपालिका पर कब्जा किसका है? मीडिया पर कब्जा किसका है? क्या वंचित वर्ग की हिस्सेदारी है? अगर नहीं है तो फिर इस सवाल से ऐसे काउंटर मत करो कि जैसे और शो कर रहे हो कि मैं अम्बेडकर जी का विरोधी नहीं हूं, मेरा विरोध सैद्धांतिक है और मैं सच्चाई की बात करता हूं। और अगर आप अध्ययन करके आए हैं संविधान पर तो संविधान पर डिबेट कर लें। फिलहाल तो मेरा निवेदन यह है कि आप हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर सवाल करें। जी कहिए प्लीज।
तो आपने कहा बी.एन. राव संविधान के निर्माता है, 114 दिन संविधान को संविधान सभा में बी.एन. राव ने डिफेंड क्यों नहीं किया, अम्बेडकर ने क्यों किया डिफेंड? देखो मैं एक चीज बता दूं सर, मुझे लगता है कि जहाँ कई बातें ऐड हो जाएगी। हाँ। मैं छोटी सी बात इंडिया एक्ट 1935 भी पढ़ना चाहिए। इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जिसको संविधान बोल रहे हैं तो कोई चलने दो। वो है ना, आपने भी इधर से बोला इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे तो आगे जाता कंफ्यूजन वैसे ही दूर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, नोमैडिक ट्राइब घुमंतू जो लोग हैं, ये घुमंतू लोग क्या करते थे कि लावण्य समाज के बंदे बैठे हैं। लावण्य कौन था? जो लावण का व्यापार करता था। आज लावण का व्यापार, लावण मतलब नमक, नून। कौन बेचता है नून? कौन बेचता है नून? यही बिरला टाटा बेचते हैं। बंजारा जाति पहले ट्रेड का व्यापार करती थी, उनको कब एनिमल ट्राइब एक्ट जो 1871 और 1924 और उसके और भी स्टेटों के कब फ्रीडम मिली, और उसके बाद भी कौन सा एक्ट लागू किया आपको पढ़ना चाहिए। म्यूचुअल ऑफेंडर एक्ट 1951 या 52 है। म्यूचुअल ऑफेंडर मतलब जो पहले से क्राइम करते थे, यानी कि हम लोग लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आपकी नहीं एक मिनट, रुको। ओ भाई अजय सिंह, रुको अजय सिंह, कार्यक्रम को खराब मत करो। सर जी प्लीज रुको थोड़ा, मेरा निवेदन सुन लो थोड़ा सा प्लीज। 1951 में इनको वो 31 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे। सवाल पूछिए 10%। मेरा आपसे है क्वेश्चन, मैं उनसे पूछेगा उनको क्यों छोड़ दिया गया संविधान में? उनको तो 1951-52 में किया गया। कोई बात नहीं है। एक मिनट अजय जी, भाई अजय सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शालीनता का और धैर्य का प्लीज अभी रुक जाओ। शालीनता का और धैर्य का परिचय है, यहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, और विनम्रता का परिचय है प्लीज। हम ये बातें बहुत विनम्रता से भी कर सकते हैं, बहुत शालीन और सभ्य तरीके से भी कह सकते हैं। एक मिनट प्लीज रुक जाओ थोड़ा सा प्लीज। मैं आप रुक नहीं पा रहे हैं, रुक जाओ। हाँ, अब विनती ये है कि आपको बहुत शालीनता से बात करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आप एक प्री प्लान तरीके से आए हैं और यहाँ आपको केवल हुड़दंग करना है। पत्रकारिता का ये गुण नहीं है प्लीज। आप पढ़े लिखे हैं तो पहले शालीन तरीके से सवाल पूछना और उनका जवाब लेना सीखिए, ठीक है ना। अब मैं जो भी है प्लीज रुक जाओ। आप पीछे भाई साहब खड़े हैं। हाँ कोई नहीं, हाँ जी बोलिए। सर आपने ये कहा पहले उसमें कि पार्टी की जो मेंबरशिप है, हाँ। तो वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वालों के लिए प्रतिबंधित रहेगी। हाँ जी। और जो उसको ढोरे उसके लिए भी प्रतिबंधित रहेगी। हाँ जी। तो ये पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ। जो ढोरे वो किसी बड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उनको प्रचार प्रसार के अंतर्गत उनको ऐसा पागल बना रखा है और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है ताकि उसको ढोरे हो। उस तक कैसे पहुंचेंगे आप? उनको बाहर निकालने का क्या प्रयास रहेगा? जी इसके लिए हम प्रतिबंधित वो भी है बिल्कुल। तो किसके लिए काम करेंगे? हम तो पूरे देश के लिए काम करेंगे। एजेंडा क्या रहेगा? अरे बहुत सुन लीजिए, प्रतिबंधित रहेंगे। अब आप मुझे बोलने देंगे तभी तो जवाब आएगा। अब क्वेश्चन हो गया तो आप जवाब सुन लीजिए। हम पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पर समानता, मानवता और विज्ञान का सुनियोजित तरीके से प्रचार करेंगे और पूरे देश में अभियान चला करके सभी लोगों की समानता, मानवता और विज्ञान के महत्व को समझाया जाएगा। जो लोग समझेंगे वो निश्चित रूप से समता मूलक समाज के हक में खड़े होंगे, और जो नहीं समझेंगे उनको अगली बार समझाया जाएगा, बार समझाया जाएगा। और कोई सवाल? जी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। वो आज का विषय नहीं है। एक सेकंड, अगर सवाल सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ। जी
बोले। बोलिए बोलिए बोलिए। तो जैसा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपको लग रहा है कि लग नहीं रहा। उनके नहीं, आपको लग रहा है, आपने कहा अभी कि सब संसाधनों पे उनका गैर लोगों का कब्जा है, तो आपकी नजर में क्या है, इसमें क्या कानून को बदल देना चाहिए या सबको बराबरी का हक मिल जाना चाहिए? वो कैसे मिलेगा आपकी नजर में? क्या देखिए, क्या मैनिफेस्टो या कोई ठीक कानून है, लेने ठीक वाले है, या समझ संविधान को नया संविधान लेने वाले कोई हैं? नहीं, क्या करने मैं वाले आपकी हैं? बात समझ गया। हाँ, बताइए। ठीक है, अब धैर्यपूर्वक उत्तर सुनिए। आपने कहा कि जो लोग संसाधनों से विहीन हैं, आप उसके लिए संविधान बदलेंगे, क्या करेंगे? नहीं, हमारे जो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक गैर बराबरी में फंसे हुए हैं, इसके कारण उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, हत्या और लैंगिक अपराध की घटनाएं घटित हो रही हैं, हम उनके मूल कारणों को बताएंगे, मूल कारणों से अवगत कराएंगे। ठीक है? और अगर उन लोगों का मानना ये है कि हम अगर ये सच्चाई बता रहे हैं लोगों को, इसके मूल कारण बता रहे हैं, तो उनका डर ये हो कि हम संविधान को बदल देंगे। भाई, संविधान या कोई भी कानून हो, बदलने की क्षमता तो तब होगी जब उसको समझने की क्षमता विकसित हो जाए। हम हमारे लोगों को पहले उस गैर बराबरी के मूल कारणों से अवगत कराएंगे। गैर बराबरी क्यों है, इसके बारे में उन्हें समझाएंगे। जब वो समझ जाएंगे तो फिर वो अपनी सत्ता बनाएंगे, फिर वो तय करेंगे कि उनको आगे क्या करना है।